इलेक्ट्रॉन जो है ये दो तरह का मोशन करता है, एक ये स्पिनिंग करता है और दूसरा इसका ऑर्बिटल मोशन होता है। तो इसी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी एटम या आयंस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लें तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है। अगर इसी मेटल एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो इसको रिपेल करेगा, जिसे हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिलतरतीब कहते हैं। इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इन दोनों के जमा करने से निकल आएगा। स्पिन को हम एस से यहां पर लेते हैं और ऑर्बिटल मोशन को एल से। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 4s × s+1 है, जबकि इसी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास पैदा होता है वो वैल्यू रखता है l × l+1 और इसका होल अंडर द रूट। तो n के समेशन की वजह से जो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास निकल आएगी वो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ये s वैल्यू जो है ये हमारे पास n/2 के बराबर है। तो इस वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर लें तो 4 × s वैल्यू n/2, s यहाँ पर भी है n/2+1 और प्लस जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो l × l+1 होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 2n, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाती है n+2/2 प्लस l × l+1 और इसका होल अंडर द रूट। ये 2s के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी n × n+2 प्लस l × l+1 होल अंडर द रूट। ये n क्या है? n इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल है। ट्रांजिशन मेटल के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, जबकि l जो है ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ऑर्बिटल के रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है इसकी वैल्यू ये है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन मेटल ले लें उसमें 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज जो है इसकी वैल्यू 3D सीरीज के लिए 0 के बराबर है। तो अगर इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर ले लें 3D सीरीज एलिमेंट के लिए तकरीबन, तो हमारे पास इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा वो सारा का सारा स्पिन की वजह से होगा और इसकी वैल्यू n × n+2। ये वैल्यू 3D सीरीज एलिमेंट्स के लिए यूजुअली 0 के बराबर क्यों है? ये 0 वैल्यू l × l+1 इसे हम कहते हैं क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन, क्यों UENCH है, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन। क्वेंचिंग का मतलब होता है दब जाना, खत्म हो जाना, कम हो जाना। यानी ये वैल्यू 3D सीरीज एलिमेंट के केस में दब जाती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मिसाल के तौर पर ये px, py और pz ऑर्बिटल्स हैं, तो ये px py में चेंज हो सकता है, py pz में चेंज हो सकता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल की जो रोटेशन है, ये ऑर्बिटल जो है ये आपस में चेंज हो सकते हैं। मतलब py से pz बन सकता है, pz से px बन सकता है, ये एक्सेस चेंज कर सकते हैं। तो इसी चेंजिंग की वजह से ये वाली वैल्यू पैदा होती है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं p ऑर्बिटल्स में तो इसमें फिर ये वैल्यू चेंज नहीं होती।
यानी px py में py pz में चेंज नहीं होता, यानी ये ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्वेंचिंग। या अगर ये सारे पेयर्ड हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्वेंचिंग। या डी ऑर्बिटल्स हैं, तो डी ऑर्बिटल्स में अगर सारे डीजनरेट हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ये भी ऑर्बिटल मोशन या रोटेशन कर सकता है। अगर स्प्लिटिंग हो भी जाए तो ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दो वाले चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक dz² है और एक dx² y² ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी ओरिएंटेशन वगैरह जो है ये थोड़ी बहुत चेंज है थोड़ा बहुत, तो इसी वजह से ये इनमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। बहरहाल ये जो है ये ऑर्बिटल्स कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब क्वेंचिंग यहाँ पर नहीं होगा, इसमें क्वेंचिंग मतलब ये स्टॉप हो जाएगा। या अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल तो सिर्फ एक होता है, दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो एस ऑर्बिटल में ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास नहीं निकल आ सकती। तो 3D सीरीज एलिमेंट के केस में यूजुअली जब वो लिगेंड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड 3D सीरीज एलिमेंट के डी ऑर्बिटल्स की जो ऑर्बिटल रोटेशन है वो स्टॉप कर देते हैं। अगर वो स्टॉप हो जाए तो मतलब ये वाली वैल्यू आपके साथ 0 के बराबर है, जैसे हम कहते हैं क्वेंचिंग। तो इसलिए हम कहते हैं कि 3D सीरीज एलिमेंट के केस में ये वाली वैल्यू हम नहीं लेते। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, या इससे आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं अगर डी ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लें, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका निकल आएगा n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल है, तो n वैल्यू इसकी 1, यहाँ पर n1 + 2 और होल अंडर द रूट, तो ये 3 अंडर द रूट इसकी वैल्यू निकल आएगी। या अगर डी में आपके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 वैल्यू यहाँ पर होगी 5 + 2, ये 7 7 ये 35 अंडर द रूट बन जाएगा। तो इससे आप D5 में वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर D10 है तो आपके साथ ये फिर क्या हो जाएगा, स्पिनिंग इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये नहीं है D10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो आप लेते जाएं, इसी वैल्यू से आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। D9 है, D9 में आपके साथ 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड होगा, 2 4 6 8 और ये सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर D1 का मतलब ये था। D5 में सारे डी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो पेयर्ड नहीं, यहाँ पर n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें आ जाते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जैसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिसमें सारे पेयर्ड हो उसमें तो ऑर्बिटल मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या स्पिन जो है वो स्टॉप नहीं होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इनका खत्म हो जाएगा, एक्सटर्नल इनका 0 ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप रख लेते हैं वो इसको रिपेल करेगा जिसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। एक और बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी होते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो इसमें अनपेयर्ड नहीं होते, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसमें पेयर्ड भी होते हैं। अगर हम 1 से लेकर इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड भी होते हैं, इसी वजह से इस पर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी आती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक वैल्यू जो है ये डायमैग्नेटिक वैल्यू से कई गुना ज्यादा होती है, तो इसी वजह से अगर डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है ये डायमैग्नेटिक से कई गुना ज्यादा होता है, तो इसी वजह से वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। और अगर इसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बनते जा रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक से फिर फेरोमैग्नेटिक की तरफ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इसको। मिसाल के तौर पर आयरन है या कोबाल्ट या निकल है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन